हाँ, तो आपने पूछा मेरे से पंक्चरिंग पैटर्न एक बार फिर से बताना, ठीक है। तो कोडेड बिट्स है, तो क्या करते हैं इस केस में हम लोग, जैसे चेस कंबाइनिंग यूज करेंगे ना, तो जो पैटर्न होगा कोडेड बिट्स का, जैसे कि हमने 1101 कर दिया, ये मेरा क्या है, पंक्चरिंग का पैटर्न है मेरा, ठीक है। ये मेरा क्या पंक्चरिंग पैटर्न है। तो चेस कंबाइनिंग में क्या होगा, चाहे वो पहली बार ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन को या डेटा को, ठीक है, या वो दोबारा करने की कोशिश कर रहा है, चेस कंबाइनिंग में ये 1101 क्या होगा, ये पंक्चरिंग पैटर्न आपका सेम रहेगा, चाहे वो ओरिजिनल ट्रांसमिशन कर रहा है या रीट्रांसमिशन कर रहा है। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल बोले तो फर्स्ट टाइम, या रीट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है, तो भी क्या होगा, चेस कंबाइनिंग में ये पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा। 1101 जो पंक्चरिंग पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या करना चाह रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि अपना पैटर्न को चेंज कर देगा। सपोज करो 101 किया, तो रीट्रांसमिशन के टाइम पे हो सकता है 1001 कर देगा वो, तीसरे बार में क्या कर देगा, 0011 कर देगा, चौथी बार में क्या कर देगा, 1000 कर देगा। तो पैटर्न क्या हो रहा है इसका, हर वक्त चेंज हो रहा है। कोडेड बिट्स क्या हो रहा है इसका, हर वक्त चेंज हो जा रहा है। वही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, मेरा जो पैटर्न होगा हमेशा चेंज होते रहेगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अपना वर्जन को चेंज कर रहा है। आईआरबी में कितने वर्जन है, 4 वर्जन है, 0 1 2 3। 0 मतलब न्यू डेटा, तो उस समय अपना पंक्चरिंग पैटर्न जो भी इस्तेमाल करेगा वो एक नया तरीके से भेजेगा। लेकिन जैसे ही उसका वर्जन चेंज होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तब क्या करेगा, उसमें अपना वो पंक्चरिंग पैटर्न को क्या करेगा, पिछला वाला यूज नहीं कर पाएगा, वो एक नया पैटर्न बना लेगा अपने आप में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंक्चरिंग पैटर्न के बारे में। तो आईआरबी में हमेशा याद रखिएगा पंक्चरिंग पैटर्न आपका क्या होता है, डिफर करता है, मतलब चेंज होते रहता है। और चेस कंबाइनिंग में आपका पंक्चरिंग पैटर्न क्या है, हमेशा सेम होता है। चाहे एक बार भेजो, चाहे वो मल्टीपल बार भेजो आप। और कोई क्वेश्चन? तो आपने देखा हार्क कौन इंप्लीमेंट कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्क इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, फिजिकल लेयर, और इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, मैक लेयर। ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड आता है आर्क का नाम क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट एंड रिक्वेस्ट। इसको इंप्लीमेंट ये कहाँ पे होता है और कंट्रोल करने वाला कौन है, आरएलसी लेयर। तो सवाल आता है, इंटरव्यूअर पूछता भी है कि आर्क और हार्क में डिफरेंस क्या है और कौन इंप्लीमेंट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आर्क को इंप्लीमेंट करने वाला आरएलसी लेयर है और हार्क को इंप्लीमेंट करने वाला फिजिकल लेयर है, अब कंट्रोल करने वाला इसको मैक लेयर है। तो आर्क कैसे काम करता है, आर्क क्या बोलता है कि अगर मेरे पास पैकेट प्रॉपर तरीके से मिला, मतलब एकदम सही तरीके से मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, रिसीव करूंगा। लेकिन अगर कुछ भी उसमें पैकेट के अंदर कुछ दिक्कत होगा तो मैं इसको रिजॉल्व करने वाला नहीं हूं। जिस तरीके से हार्क क्या कर रहा है, अपने से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन ये बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे को पैकेट में कुछ भी एरनियस एरर दिखा उसके अंदर, सीधा पैकेट को मैं ड्रॉप कर दूंगा और तुमको भेजना पड़ेगा फिर से पैकेट को। ये हो गया आरएलसी लेयर का फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो पैकेट कैसे आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैकेट कैसे आ रहा है, लेयर 3 से आ रहा है। लेयर 3 से आ रहा है किसके पास, पीडीसीपी लेयर के पास आ रहा है। पीडीसीपी किसको फॉरवर्ड कर रहा है, आरएलसी को फॉरवर्ड कर रहा है। आरएलसी किसको फॉरवर्ड कर रहा है, मैक को। अब मैक किसको फॉरवर्ड कर रहा है, फिजिकल को। अभी हम लोग फिजिकल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल तो क्या कर रहा है, हार्क को इंप्लीमेंट कर रहा है। आर्क इंप्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है, आरएलसी लेयर पे। मतलब कि पैकेट कौन भेजा आरएलसी को, पीडीसीपी लेयर भेजा। जब पीडीसीपी पैकेट को ट्रांसमिट कर रहा है और उस समय पैकेट में कुछ भी एरर आ जाता है या पैकेट आपका प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, तो आरएलसी क्या करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, सीधा बोलेगा कि आप मेरे को फिर से रीट्रांसमिट कर दो, ठीक है। तो वो हो गया आर्क होता है हमेशा इंप्लीमेंट आरएलसी लेयर पे होता है। देखिए क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू अ रीट्रांसमिशन प्रोटोकॉल in which the receiver checks for the error within the received data. If an error is detected, the receiver discards the data and requests for the
retransmission from the sender. And this way RLC layer use an ARC protocol. तो इसमें सेंडर रिसीवर आपको दिख रहा है, सेंडर कौन है, पीडीसीपी है, रिसीवर कौन है आपका आरएलसी है। तो ये हो गया आपका आर्क एंड हार्क काम करता है। अब आता है आर्क और हार्क को, मतलब हार्क को फिर से क्या किया हम लोगों ने, सेपरेटली हम लोग देखेंगे डाउनलिंक पे कैसे काम करता है और अपलिंक पे कैसे काम करता है। अगर डाउनलिंक की बात किया जाए तो हार्क हमारा डाउनलिंक में कहा जाता है आपको एसिंक्रोनस हार्क, ठीक है। एसिंक्रोनस हार्क कहते हैं हम लोग इसमें एलटी डाउनलिंक मैकेनिज्म में, और सिंक्रोनस हार्क कहते हैं हम लोग इसमें अपलिंक मैकेनिज्म में। जब कोई भी चीज़ को आप ट्रांसमिट करो अपलिंक में तो हमारा सिंक्रोनस हार्क यूज होता है, और कोई डेटा अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं उस समय हम लोग क्या करते हैं, एसिंक्रोनस हार्क यूज करते हैं। तो एक एक करके अपने को देखना है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग एसिंक्रोनस के बारे में। एसिंक्रोनस कहाँ यूज करते हैं, डाउनलिंक के बारे में, इसका नाम है एसिंक्रोनस प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप, अब देखो इनवर्ड भी कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटीना होगा वहां पर। एंटीना क्या है, डिफरेंट टाइप्स का एंटीना होता है, सीसो टाइप का एंटीना होता है, माइमो टाइप का एंटीना होता है ना। और माइमो में भी क्या किया हम लोगों ने, बहुत सारा कैटेगराइज किया, जो कि मैंने आपको एंटीना अभी तक पढ़ाया नहीं है। एंटीना भी मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना है, कैसे हमारा एंटीना काम करता है, कैसे यूई को पता लगता है कि माइमो से भेज रहा है या सीसो टाइप का एंटीना से भेज रहा है, और कैसे एंटीना को पता लगता है कि हमारा जो यूई है वो माइमो सपोर्ट करता है कि सीसो सपोर्ट करता है। वो सारा चीज हम लोग देखेंगे एक एक करके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ, माइमो जो एंटीना है हमारा वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे डाइवर्सिटी एंटीना कहते हैं, एक आपको होता है स्पैटियल मल्टीप्लेक्सिंग एंटीना, शायद आपने सुना भी होगा डाइवर्सिटी एंटीना के बारे में और स्पैटियल मल्टीप्लेक्सिंग एंटीना के बारे में। खैर अभी मैं आपको एंटीना पढ़ाऊंगा नहीं डिटेल्स में, बस एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा कि डाइवर्सिटी एंटीना होता क्या है और आपका स्पैटियल मल्टीप्लेक्सिंग एंटीना होता क्या है, एक एक लाइन में। लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे जब एंटीना में आपको पढ़ाऊंगा तब। तो दो टाइप का हमारा माइमो है, कौन कौन सा, एक डाइवर्सिटी एंटीना होता है, एक स्पैटियल मल्टीप्लेक्सिंग टाइप का एंटीना होता है, जो माइमो का पार्ट ही है ये दोनों। इसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी में क्या होता है कि हमारा एक ही इंफॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम्स भेजने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है 1011, ठीक है। तो हमारे पास माइमो में क्या होता है, दो ट्रांसमीटर होता है, दो रिसीवर होता है ना, दो ट्रांसमीटर दो रिसीवर, मतलब कि आपके पास 2x2 माइमो यूज कर रहे हो तो इसमें क्या हो गया, दो ट्रांसमीटर है दो रिसीवर है। तो अगर मैंने 1011 पैकेट को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने क्या किया, दोनों ट्रांसमीटर पे डाल दिया 1011। यहाँ पे मान लेता हूँ TX1 है मेरे पास, यहाँ पे मेरा TX2 है, इसमें भी 1011 मैंने पैकेट को सेम इंफॉर्मेशन को डाल रहा हूँ। डाइवर्सिटी एंटीना में क्या होता है, सेम इंफॉर्मेशन जाता है दोनों एंटीना पे, ठीक है। क्यों करता है ऐसा, तो मान लो कि एक एंटीना, एक जो मेरा ट्रांसमीटर है ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को ओवर एयर इंटरफेस, तो हो सकता है कि वो डेटा करप्ट हो जाए। अगर डेटा करप्ट हो जाए तो टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में, अगर रिकवर नहीं कर पाया तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर से वो ट्रांसमिट करेगा। इस तरीके से क्या होता है, डिले होता है, इससे हमारा थ्रूपुट में इफेक्ट पड़ता है, रिलायबिलिटी देखा जाए तो कम होती है। बट 2 बार भेज रहा हूं, अगर एक बार भी मेरा सक्सेस कर गया तो एनी हाउ क्या हुआ, रिसीवर को डेटा हमारा मिल गया, तो क्या वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नहीं भेजेगा, वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं, क्योंकि एनी हाउ क्या होगा, उसको डेटा मिल चुका है। अब तो डाइवर्सिटी एंटीना का यही मतलब कि डाइवर्सिटी टेक्निक बोल लो या डाइवर्सिटी एंटीना का यही आपका मतलब कि प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है कि आपको क्या हो रहा है, रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपका स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन रिलायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। जो भी इसने डेटा को ट्रांसमिट किया 100% वो पहुंच गया, मतलब यहाँ पर आपका रिलायबिलिटी हाई होगा। लेकिन स्पैटियल मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हुआ, स्पैटियल मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं हम लोग, जैसे 1011 मेरा डेटा था, 2+2 हमारा माइमो चल रहा है, तो इसने क्या करेगा, पहला जो बिट है 1 आएगा, पहला वाला TX1 पे भेजेगा, और दूसरा वाला जो बिट है अगर फिर से देखा जाए तो 1 है, वो TX2 पे डालेगा।
ठीक है। फिर तीसरा वाला जो बिट है फिर से यहाँ पर भेजेगा, 0 पे भेजेगा और इस पे यहाँ भेज देगा। तो मतलब कि इसने क्या किया, एक एक बिट को फॉरवर्ड किया 2 डिफरेंट ट्रांसमीटर पे, ठीक है, 2 डिफरेंट ट्रांसमीटर पे क्या किया इसने, डेटा को ट्रांसमिट किया। ये हुआ आपका स्पेटियल मल्टीप्लेक्सिंग। और देखा जाए तो इसमें रिलायबिलिटी कम है, लेकिन हमारा जो इंटरनेट का जो स्पीड होगा इसमें थ्रूपुट का स्पीड बढ़ सकता है ना। तो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस कभी कभी पूछ लेता है हमारा आपका इंटरव्यूअर कि डाइवर्सिटी एंटीना और स्पेटियल मल्टीप्लेक्सिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे काम करता है हमारा ये सब एंटीना, इसका पूरा वर्किंग मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैंने जैसे बोला अभी 2 लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये काम करता है। तो यहीं पर ये बताना चाह रहा है, अगर यहाँ पर बात किया जाए एसिंक्रोनस प्रोसेस के बारे में, देयर इज नो डिपेंडेंसी अपॉन वेदर और नॉट स्पेटियल मल्टीप्लेक्सिंग एंटीना इज यूज और नॉट। कोई डिपेंडेंसी नहीं है एसिंक्रोनस प्रोसेस में कि हमेशा हम अपने को स्पेटियल मल्टीप्लेक्सिंग ही यूज करना है, ठीक है। क्यों स्पेटियल मल्टीप्लेक्सिंग क्यों यूज करते हैं, थ्रूपुट को इंक्रीज करने के लिए। इन द डाउनलिंक डायरेक्शन when 2 transport blocks are transferred during the same subframe using a spatial multiplexing, then those 2 transport blocks are associated with the same Hark process rather than 2 different Hark processes। अब देखिए ये हार्क प्रोसेस होता क्या है, यहाँ पर बोल रहा है हार्क प्रोसेस के बारे में। ये होता क्या है एक्चुअली, हमारा देखा जाए एफडीडी में कितने हमारे पास हार्क प्रोसेस होते हैं, 8 हार्क प्रोसेस होते हैं। ये पूछता है इंटरव्यू में कि हमारे एफडीडी में कितने हार्क प्रोसेस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा 8 हार्क प्रोसेस होता है, ठीक है। और ईच हार्क प्रोसेस क्या करता है, एक हार्क प्रोसेस एक सब फ्रेम को कंटेन करता है। तो देखा जाए तो हमारा एक रेडियो फ्रेम में कितने सब फ्रेम होते हैं, 10 सब फ्रेम होते हैं। अगर मैं सब फ्रेम नंबर 0 से लेकर या सब फ्रेम नंबर 1 से लेकर जैसे भी कैसे अब उठा लो एक सब फ्रेम, ठीक है, सब फ्रेम नंबर 0 या सब फ्रेम नंबर 1 या आपका सब फ्रेम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 8 कर देता हूं। तो क्या कर रहा है, एक सब फ्रेम एक हार्क प्रोसेस को कह रहा है, ठीक है, एक सब फ्रेम एक हार्क प्रोसेस कहता है। और सबको पता है कि एक सब फ्रेम का ड्यूरेशन कितना है, एक सब फ्रेम टाइम लगाता है बताइए, 1 मिलीसेकंड। हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया 8 हार्क प्रोसेस कितना टाइम लगाएगा, 8 मिलीसेकंड। हाँ ठीक है। तो अब ये बोलना ये चाह रहा है कि एक हार्क प्रोसेस कितना इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, 2 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को कैरी कर रहा है। जनरली क्या होता है कि हम लोग एक सब फ्रेम पे एक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक देते हैं, ठीक है, एक सब फ्रेम पे एक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, एक सब फ्रेम पे 2 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्पेटियल मल्टीप्लेक्सिंग को यूज कर रहा है, ठीक है। तो 2 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक क्या कर रहा है, सेम सब फ्रेम पे भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्क प्रोसेस क्या होगा, एक ही यूज होगा, है ना। एक हार्क प्रोसेस एक सब फ्रेम को कैरी करता है, तो 2 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक क्या होगा, एक ही हार्क प्रोसेस में हो जा रहा है। तो इसमें जो आपका हार्क क्या करता है, हार्क एक तरीके से देखा जाए तो इसका काम क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजना। हार्क का काम क्या है देखा जाए तो एक्नॉलेजमेंट भेजना कि आपका पहुंचा या नहीं पहुंचा, जैसे ऐक और नैक कहते हैं, ठीक है, ऐक और नैक बोलते हैं। तो क्या 2 ट्रांसपोर्ट ब्लॉक के लिए क्या वो 2 डिफरेंट हार्क प्रोसेस को यूज करेगा, या 2 बार वो मतलब कि ऐक और नैक भेजेगा, ये बोलना चाह रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सब फ्रेम के लिए एक ही ऐक और नैक को यूज करेगा वो। मतलब कि जब ये मैं डेटा को ट्रांसमिट करूंगा सेंडर से, जब रिसीवर इसको रिसीव करेगा तो क्या करेगा, एक सब फ्रेम उसको एक सब फ्रेम अगर सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर को भी एक ही सब फ्रेम मिलेगा, वहां पर एक सब फ्रेम को डिकोड करेगा। कौन डिकोड कर रहा है इसको, यूई डिकोड कर रहा है। रिसीवर कौन है यहाँ पर, रिसीवर आपका यूई है।
यूई क्या किया, इस सफरिंग को गया, इसको डिकोड किया, इसमें देखा कि उसको दो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, मतलब दो इंफॉर्मेशन इसको मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस करना चाह रहा है एसिंक्रोनस केस में। टू ट्रांसपोर्ट ब्लॉक्स आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द सेम सबफ्रेम using a spatial multiplexing, and those two transport blocks are associated with the same Hark process. दोनों का प्रोसेस क्या है, सेम है, rather than different Hark process, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बोलना चाह रहा है। डाउनलिंक में नंबर ऑफ जो हार्क प्रोसेस होगा कितना होगा, 8 है हमारे पास। मैंने आपको बताया कि एफडीडी में हमारे पास 8 हार्क प्रोसेस होते हैं, लेकिन टीडीडी में कितने हमारे पास हार्क प्रोसेस होते हैं, ये इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका जो टीडीडी में जो हार्क प्रोसेस जो यूज करते हैं वो उसका जो नंबर है वो फिक्स नहीं है। तो ऐसे कितना होगा, कोई ना कोई एक लिमिट होगा। तो देखा जाए तो 2 के पावर 4 अगर करोगे तो आपका आता है 0 से लेकर 15 तक आता है, या 1 से लेकर 16 तक कह दो। इतने हार्क प्रोसेस हम लोग कोई भी उसमें से यूज कर सकते हैं। मतलब 5 मतलब कि 9 यूज करना है तो 9 यूज कर लो, 10 यूज करना है तो 10 यूज कर लो, डिपेंड करता है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर है। तो इसलिए टीडीडी में क्या होता है कि आपका हार्क प्रोसेस जो नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन टीडीडी में क्या होता है, आपका हार्क प्रोसेस फिक्स होता है। अब कह रहा है कि आप ये 8 हार्क प्रोसेस को कोई भी ऑर्डर में आप इसको यूज कर सकते हो। अभी इनोड भी है, इनोड भी का मर्जी कोई भी हार्क प्रोसेस को यूज करके क्या करेगा, वो ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन रिसीवर कौन है, यूई है। यूई क्या करेगा, जब भी वो डेटा को रिसीव करेगा तो क्या करेगा, पहले वो रीअरेंज करेगा। तो पता रहता है कि हाँ कि कौन सा डेटा का मतलब कि आने वाला है, या कौन सा डेटा पहले इसको अलाइन करना है, क्योंकि सीक्वेंस नंबर आता है। हर पैकेट में क्या होता है, सीक्वेंस नंबर आता है, तो वो कभी भी भेजे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो जब भी वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो हर मिलीसेकंड पे क्या कर रहा है, डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। तो उस तरीके से कितना डेटा हमारे पास है, 8 हार्क प्रोसेस में 8 डिफरेंट टाइप्स का डेटा होगा, और 8 को क्या करेगा, डिस्पैच कर देगा। और रिसीवर यूई जो है हमारा, उसको क्या करेगा, रीअसेंबल कर लेगा, क्योंकि उसको पता रहता है कि कौन सा पैकेट कौन सा नंबर पे आएगा। और इस तरीके से रीअरेंज करके फिर क्या करता है, वो मैक लेयर को डिस्पैच कर देता है। कौन, आपका फिजिकल लेयर। इसमें एक आईडी भी यूज करते हैं जिसका नाम है हार्क प्रोसेस आईडी, ठीक है। हर हार्क, जितने भी सबफ्रेम देख लो ना, एक सबफ्रेम एक हार्क प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कुछ आईडी भी होगा। जैसे कि आपने आईडी लिख लिया 001, ये एक आईडी हुई है इसका, ठीक है। जब अब अपना इंफॉर्मेशन में हार्क प्रोसेस आईडी इंक्लूड करेगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपका पीडीसीसीएच का साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड करोगे, आपका पीडीसीसीएच का साइज क्या होगा, वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। अगर आपको याद होगा कि यूई क्या करता है, पीडीसीसीएच चैनल को पहले रीड करता है। पीडीसीसीएच चैनल के अंदर ही सारा इंफॉर्मेशन उसको होता है, क्या क्या, कौन सा मॉड्यूलेशन इसको इंप्लीमेंट करना है, कौन सा डेटा आने वाला, कहाँ आने वाला, कौन सा सबफ्रेम पे आने वाला है, सारा इंफॉर्मेशन तो पीडीसीसीएच के अंदर होता है। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड करोगे तो साइज भी पीडीसीसीएच का क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा, और जितना कम इंफॉर्मेशन होगा पीडीसीसीएच का साइज उतना ही कम होगा, ठीक है। द हार्क प्रोसेस आईडी इज इंक्लूडेड विद इन अ डीसीआई फॉर्मेट, मतलब कि हमारे पास एक डीसीआई फॉर्मेट होता है। डीसीआई इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं फिजिकल लेयर पे, वो होगा डीसीआई, जिसका नाम है डाउनलिंक कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीसीआई, वो मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक मे बी आज थर्सडे है, सैटरडे को बताऊंगा, शनिवार को कैसे हमारा डीसीआई काम करता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट होता है डीसीआई का। 1 है, 1A है, 1B है, 1D है, 2 है, 2A, 2B, 2C। ये सारे के सारे फॉर्मेट जो देख रहे हो आप 1 से लेकर 2C तक, वो सारा डाउनलिंक में यूज करते हैं। अपलिंक के लिए अलग फॉर्मेट बना हुआ है और डाउनलिंक के लिए अलग फॉर्मेट बना हुआ है। ऐसा क्यों किया है लोगों ने, फॉर्मेट में क्यों कैटेगराइज किया है, क्योंकि एक बार में सारा इंफॉर्मेशन दे दोगे तो क्या होगा, पीडीसीसीएच का साइज इंक्रीज कर जाएगा। जब पीडीसीसीएच का साइज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पीडीएससीएच का साइज डिक्रीज हो जाएगा, और इसके कारण से क्या होगा, हमारा थ्रूपुट पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट डीसीआई फॉर्मेट में कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, आरवी वैल्यू इज सिग्नल explicitly with the downlink resource allocation with the PDCCH DCI format,
जो कि आपका है 1 है, 1A है, 1B, 1D, 2A, 2B, 2C। ठीक है, तो आरवी वैल्यू, आरवी जैसे कि इसके बारे में बोलना चाह रहा है, आईआरवी के बारे में बोलना चाह रहा है, ये इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी वर्जन के बारे में बात करना चाह रहा है। वो भी इसका इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, एक्सप्लिसिटली इसमें डाला हुआ रहेगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो फॉर्मेट DCI फॉर्मेट 1C मिसिंग है। देखिए 1A 1B के बाद 1C आना चाहिए, जो कि मिसिंग है। वो जो DCI फॉर्मेट 1C जो होता है, उसका मेन पर्पस क्या है रार के लिए, रार या पेजिंग मैसेज या सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन मतलब सिप का इंफॉर्मेशन, सिप 1 2 3 4 5 13 तक हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिप होते हैं ना। तो अगर ये 3 इंफॉर्मेशन आएगा तो यूई क्या करेगा, DCI फॉर्मेट 1C को डिकोड करेगा। मतलब DCI फॉर्मेट 1C क्या करेगा, ये 3 डिफरेंट टाइप्स का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कल हमने देखा था, कल और परसों वाला क्लास में, किस तरीके से रार हमारा काम करता है। रार कब काम करता है, जब हम लोग प्रियम्बल भेजते हैं तो इनोड भी क्या करता है, रार मैसेज भेजता है। जब इनोड भी जब रार भेजता है तो यूई को कैसे पता लगता है कि ये रार का मैसेज है, तो उस समय वो क्या करता है, DCI फॉर्मेट 1C को डिकोड करता है और वहां से उसको पता लग जाता है कि ये रार मैसेज है। और किसके अगेंस्ट में आता है रार, RA-RNTI के अगेंस्ट में आता है। ये सारा चीज मैंने आपको बताया था। तो ये भी इंटरव्यू में पूछता है कि रार हमारा कौन सा DCI फॉर्मेट पे आता है। जो रार है हमारा कौन सा DCI फॉर्मेट पे आता है, हमेशा याद रखिएगा DCI फॉर्मेट 1C। या पेजिंग मैसेज सबको पता है, पेजिंग किस लिए आता है, कोई भी इनकमिंग कॉल या इनकमिंग SMS, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है तो पेजिंग मैसेज पे आता है वो इन्फॉर्मेशन। और पेजिंग मैसेज किस पर आएगा, DCI फॉर्मेट 1C पे आता है। या सिप का इन्फॉर्मेशन, सिप 1 सिप 2 सिप 3, वो सारा इन्फॉर्मेशन किस पर आएगा, DCI फॉर्मेट 1C पे आएगा। इसका मतलब हमारा जो यूई क्या करता है, DCI फॉर्मेट 1C को डिकोड करता है। और DCI फॉर्मेट किसके अंदर होता है, DCI फॉर्मेट आपका PDCCA चैनल के अंदर होता है। ठीक है, इसके फॉर्मेट जो जितने भी आप देख रहे हो वो सारे के सारे PDCCA चैनल के अंदर रहेगा। तो ये चीजें हैं। हार्क ट्रांसमिशन इन द डाउनलिंक इज ऑलवेज एडेप्टिव। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या किया इन लोगों ने, कैटेगराइज कर दिया 2 डिफरेंट पार्ट में, एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव होता है आपका। फिर से एक डिफरेंट मैकेनिज्म है दोनों। किस तरीके से हार्क एसिंक्रोनस हार्क में हमारा ये इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से हार्क एसिंक्रोनस हार्क हमारा काम करेगा। तो फर्दर इसने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव में। तो एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव हमेशा आपका यूज होता है अपलिंक के केस में, लेकिन डाउनलिंक के केस में हमेशा आपका एडेप्टिव रीड ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, जब भी वो डेटा को रीड ट्रांसमिट करेगा तो एडेप्टिव तरीके से यूज करेगा वो। और एडेप्टिव होता क्या है तो मैं बता देना चाहता हूँ। एडेप्टिव में क्या होता है कि आपका NDI होता है। NDI एक होता है क्या, इसका नाम है न्यू डेटा इंडिकेटर। ठीक है, न्यू डेटा इंडिकेटर इसको कहते हैं, जिसका 1 बिट का होता है। और NDI को जब आप टॉगल करते हो ना, 1 बिट, जैसे 1 बिट का पॉसिबल वैल्यू क्या है, या तो 0 या तो 1। अगर मेरा NDI में अगर स्टेट हमारा 1 आ रहा है, और टॉगल का मतलब क्या हुआ, आप स्टेट को चेंज करना चाहते हो। NDI मेरा 1 है, इसको टॉगल करके अगर 0 कर दिए तो क्या हो गया आपका, ये न्यू डेटा मतलब नया डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अगर NDI 0 से 1 होता है, इसका मतलब वो नया डेटा को ट्रांसमिट करा। लेकिन जब NDI का जो स्टेट है चेंज नहीं होगा, मतलब 1 करने के बाद, टॉगल करने के बाद फिर से 1 रह जाएगा, या 0 को टॉगल करने के बाद फिर से 0 रह जाएगा, इसका मतलब क्या है, फेल डेटा है। रीट्रांसमिटेड डेटा को कोशिश करा वो रीट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो NDI मतलब न्यू डेटा इंडिकेटर। तो एडेप्टिव क्या करता है, ऐसे ही डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूई NDI को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है कि नया डेटा है या पुराना डेटा है। अगर NDI का बिट हमारा टॉगल हो गया, 1 से 0 स्टेट में आ गया या 0 से 1 का स्टेट में आया, इसका मतलब कि नया डेटा है। अगर हमारा स्टेट वैसे के वैसे रह गया, इसका मतलब कि हमारा यूई समझ जाएगा कि ये कोई रीड ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ हार्क रीड ट्रांसमिशन इन द डाउनलिंक इज ऑलवेज एडेप्टिव, नॉन एडेप्टिव नहीं होता इस केस में। नॉन एडेप्टिव के केस में बताऊंगा अपलिंक के केस में कैसे हमारा अपलिंक में काम करता है वो। बिकॉज द PDCCH कैन एलोकेट अ डिफरेंट सेट ऑफ रिसोर्स फॉर द ओरिजिनल ट्रांसमिशन एंड द रीड ट्रांसमिशन। नहीं करने का, नॉन एडेप्टिव को नहीं यूज करने का कारण क्या है
क्योंकि जो सेट ऑफ रिसोर्स ब्लॉक जो यूटिलाइज करता है, ये लोग यूज करता है, क्या है, दोनों के केस में डिफरेंट होता है। ओरिजिनल ट्रांसमिशन के केस में आपका रिसोर्स ब्लॉक कुछ और यूज कर रहा है, और रीट्रांसमिशन के केस में क्या कर रहा है, रिसोर्स ब्लॉक कुछ और यूज कर रहा है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज कर सकते हो या डिसएडवांटेज कर सकते हो। हार्क एक्ट इज डन ऑन बोथ PUSCH चैनल एज वेल एज PUCCH चैनल। अगर हमें यूई को क्या करना है कि बताना है कि हाँ इनोड बी ने मेरा डेटा को, सपोज इनोड बी ने डेटा को ट्रांसमिट किया, तो यूई को बताना होगा ना कि हाँ उस डेटा को रिसीव किया या नहीं किया। तो कैसे भेजेगा वो? एक्नॉलेजमेंट के थ्रू भेजेगा, या तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या तो वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो भेजेगा तो कौन से चैनल पे भेजेगा? हमने पढ़ा था अपलिंक चैनल, है ना। जब भी कोई इनोड बी डेटा को ट्रांसमिट करेगा और यूई उसका रिस्पॉन्स देना चाहता है, तो हमेशा यूई क्या करता है, अपलिंक चैनल पे उसको रिस्पॉन्स देगा। उस चैनल का नाम क्या है? PUSCH चैनल और PUCCH चैनल। इन दोनों पे क्या करेगा, अपना एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है। एसिंक्रोनस हार्क प्रोसेस द सिग्नलिंग ओवरहेड बाय इंक्लूडिंग हार्क आईडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था मैंने आपको कि हर हार्क प्रोसेस का अपना एक आईडी होता है, ठीक है। और आईडी भी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आप PDCCH चैनल पे बढ़ाओगे तो साइज क्या होगा, PDCCH का इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। तो इसके बारे में यही बोलना चाहता। सिग्नलिंग ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, आपका जो है PDCCH का साइज इंक्रीज कर जाएगा अगर वो हार्क आईडी इंक्लूड करता है। तो मतलब क्या, आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर दिया। एंड इट ऑल्सो हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू रीट्रांसमिट डेटा नॉट ऑन द स्पेसिफिक सबफ्रेम। इसका एक फ्लेक्सिबिलिटी ये एडवांटेज, कोई भी सबफ्रेम पे रीट्रांसमिट कर सकता है कोई भी डेटा। जैसे कि आपका अपलिंक में क्या है, मतलब कि सिंक्रोनस हार्क में क्या है, जब यूई रीट्रांसमिट करता है तो वहां पे स्पेसिफिक सबफ्रेम को यूटिलाइज करना आपको है। लेकिन यहाँ पर क्या फ्लेक्सिबिलिटी, क्या इसका एडवांटेज क्या है, कोई भी सबफ्रेम को यूटिलाइज कर सकता है रीट्रांसमिशन के लिए। UE does not know anything about HARK process information for downlink data before it gets, so network send these information in the process ID RV in PDCCH। UI को कुछ भी पता नहीं रहता कब उसके पास डेटा आ जाए कुछ, लेकिन इनोड को पता रहता है कब UI डेटा ट्रांसमिट करने वाला है। क्यों? क्योंकि इनोड UI क्या है, पूरे कंट्रोल में है इनोड बी के। जो इनोड बी बोलेगा वो UI करेगा। अगर इसको यूई को कुछ डेटा भी ट्रांसमिट करना है तो सबसे पहले इनोड बी को वो बताएगा कि मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है। बफर इनोड बी यूई को सीधा भेज देता है, वो सीधा डेटा को भेज देगा। तो कैसे लगेगा कि डेटा आने वाला है? तो यूई सबसे पहले क्या रीड करता है, PDCCH चैनल को रीड करते रहता हमेशा। और ये PDCCH को जब डिकोड करेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, हार्क प्रोसेस आईडी रहेगा और आरबी रहेगा। जैसे ही हार्क प्रोसेस आईडी और आरबी को रीड किया तो समझ जाएगा कि कोई डेटा तो आया है मेरे पास। आरबी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन है इसके पास, 0 1 2 3 तो समझ जाएगा कोई नया डेटा आया है। अगर 1 है तो समझ जाएगा कि 1 2 3 है तो समझ जाएगा कि कोई रीट्रांसमिट डेटा भेज रहा है ये। प्रोसेस आईडी मतलब हार्क प्रोसेस आईडी, कौन सा हार्क प्रोसेस को यूज करना चाह रहा है वो इन्फॉर्मेशन इस पे आ जाएगा। तो यूई को कैसे पता चला, PDCCH को जब डिकोड किया तब, लेकिन उससे पहले इसको पता नहीं था कि कोई डेटा आने वाला है। अचानक से क्या हुआ, डेटा आ गया। लेकिन जब यूई को भेजना होता है तो यूई को सारा सब कुछ एक्सप्लेन करें, इसका डेटा है, इसको मैं भेजना चाहता हूँ, ठीक है तुमको मैं रिसोर्स देता हूं, तुमको इतना चाहिए, फिर वो रिसोर्स भेजेगा, फिर वो ट्रांसमिट करता है डेटा को। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है अब यूई साइड से, लेकिन इनोड बी साइड से कुछ भी ऐसा नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? ये एसिंक्रोनस प्रोसेस। बोलिए हाँ या ना। हाँ नहीं, सर। नहीं समझ में आया तो बोलिए नहीं। सीधा बोलना है नहीं। नहीं मतलब फिर से समझाऊंगा, हाँ मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। नहीं सर समझ आ गया। नहीं सर, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हाँ एक बार रिवाइज जरूर कीजिए आप लोग। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब कुछ आपके लिए नया है।
तो नया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्किंग तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक क्या होगा, इस चीज को आप याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डेली मैंने आपको क्या बोला था, नोट्स बनाने के लिए डेली नोट्स बनाओ और डेली रिवाइज करो। 1 घंटा तो रिवीजन में डालो और 1 घंटा नोट्स बनाने में डालो। और 2-2 3-3 घंटा भी पढ़ते हो ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उस समय क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं महीना भर के बाद मैं रिवाइज करूं, फिर तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर तो आप जीरो लेवल पे फिर से पहुंच गए, फिर से बोलोगे सर मेरे को फिर से पढ़ना है। अब बहुत लोग करते हैं, एक बैच में नहीं दूसरा बैच में आते, दूसरा बैच तीसरा बैच में आते, कुछ तो ऐसे लड़के पढ़े हैं। रीजन क्या है, एक ही चीज को 4 बार पढ़ने का रीजन क्या है, उसने नोट्स नहीं बनाया प्रॉपर तरीके से। ठीक है गाइस, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।